गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट सी पेपर नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एकदम फ्री रेगुलर कोर्स है रिस्क मैनेजमेंट का, और इसमें जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि अपन पढ़ेंगे तो हर एक टॉपिक पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और साथ ही साथ अपन हर एक चैप्टर के एंड में एमसीक्यू भी करेंगे ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। तो जल्दी से जल्दी आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल जाए अगर वो इस पेपर रिस्क मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं सेट सी पेपर नंबर 1 जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले आपके आईसीआई मॉड्यूल में दे रखा है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको बता दूं, आप आईसीआई मॉड्यूल की जगह मेरे नोट से पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है रिस्क और अनसर्टेनिटी। दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिस्क और एक होता है अनसर्टेनिटी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये अपन समझते हैं। आखिर रिस्क का क्या मतलब होता है और अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है। देखो, रिस्क तो ये होता है प्रोबेबिलिटी डेट समवन विल बी हार्म्ड बाय अ हज़ार्ड। सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। और अनसर्टेनिटी होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड के साथ एक कॉइन को टॉस करने की शर्त लगाई 1,00,000 की कि अगर ऐड आया तो आप 1,00,000 आपके हो जाएंगे, और अगर टेल आया तो आपके फ्रेंड के हो जाएंगे 1,00,000 ठीक है। तो आपने अब यहाँ रिस्क कितनी हो गई, आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है 1,00,000, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेट समवन विल बी हार्म्ड बाय हज़ार्ड। यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि आपको नुकसान कितना हो सकता है, ठीक है। आपने क्योंकि ऑलरेडी 1,00,000 की शर्त लगाई। पर अब इसमें अनसर्टेनिटी क्या है, हेड और टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आप कॉइन को उछालोगे तो ये आप बोल सकते हो कि जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो वो एक अनसर्टेनिटी है कि हेड आएगा या टेल आएगा। पर जो आपने बेट लगाई 1,00,000 की वो तो फिक्स है, उसमें आप रिस्क आपकी फिक्स है कि 1,00,000 से ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। या और अगर हेड आया तो आपका 1,00,000 का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो रिस्क आप यूँ बोल सकते हो, यहाँ पर एक तरीके से आप इसको सर्टेन इवेंट बोल सकते हो। प्रोबेबिलिटी डेट समवन विल बी हार्म्ड बाय हज़ार्ड, यहाँ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और अनसर्टेनिटी में आप बोल सकते हो ये एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, यानी कि आपको कितना नुकसान होगा, क्या प्रोबेबिलिटी, आप कुछ भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हैं रिस्क का। एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा। अब आप ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा आपने पूरा पास्ट इवेंट्स को देखकर अच्छे से एनालाइज करके इन्वेस्ट करा, तो आपको पता है कि आपको कितना मैक्सिमम लॉस बियर करना है, आपने स्टॉप लॉस लगा के सब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और अनसर्टेनिटी क्या हो गया, जैसे कि नई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, अब उस पर उसका आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपको भी नहीं पता। जैसे कि आपने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन के समय ये गवर्नमेंट, तो उस समय आपको पता नहीं था कि आपके बिजनेस पे कितना, ये एक तो आपको ये भी नहीं पता था ये इवेंट होगा या नहीं होगा, और फिर इसका इम्पैक्ट कितना है आपके बिजनेस पर ये भी आपको पता नहीं था, ठीक है। तो आप बोल सकते हो रिस्क इज़ अ स्टेट ऑफ नेचर, अनसर्टेनिटी इज़ अ स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड। तो जो लाइन एमसीक्यू पर्पज से काम की है वो मैंने ऑलरेडी इधर मेंशन कर रखी है, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ रिस्क। 4 तरीके से आपको क्लासीफाइड कर रखा है। एक तो रिस्क बेस्ड ऑन सोर्स, यानी कि ओरिजिनेशन से आप देख सकते हो, एक होता है इंटरनल रिस्क और एक होता है एक्सटर्नल रिस्क। रिस्क बेस्ड ऑन नेचर देख सकते हो, एक होता है कंट्रोलेबल और एक होता है अनकंट्रोलेबल रिस्क। रिस्क बेस्ड ऑन स्टेटस आप देख सकते हो, इनहेरेंट रिस्क एंड रेसिडुअल रिस्क। रिस्क बेस्ड ऑन कंसिक्वेंसेस आप देख सकते हो, स्ट्रेटजी, ऑपरेशंस, फाइनेंशियल। तो ये सारों को अपन को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले अपन आ जाते हैं रिस्क बेस्ड ऑन सोर्स। इंटरनल रिस्क क्या होता है और एक्सटर्नल रिस्क क्या होता है। इंटरनल रिस्क क्या होता है, जो ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अराइज होती है ड्यू टू आप प्रोडक्शन फैक्टर्स में। जैसे कि आप देख सकते हो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपका कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ नहीं जाए। पीपल फैक्टर्स देख सकते हो, जैसे कि एम्प्लॉय स्ट्राइक नहीं कर दें। एक तरीके से आपके बिजनेस में रिस्क है, अगर एम्प्लॉय ने बीच में स्ट्राइक कर दी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। टेक्निकल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी देख सकते हो। कई बार आप देखते हो कि ऑनलाइन कुछ मतलब वेबसाइट चल नहीं रही है, ठीक है, आगे से नहीं चल रही, तो उससे भी आपका
डिलेस हो जाता है वर्क के अंदर। फिजिकल में आप देख सकते हो ओपन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एसेट्स, यानी कि अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स पर कोई पासवर्ड नहीं लगा रखा तो रिस्क है कहीं उसको दूसरा जना उसको मिसयूज़ नहीं कर ले। प्रोसेस और सिस्टम रिस्क में इसमें आप देख सकते हो बॉटल नेक कंसेप्ट की वजह से। बॉटल नेक कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कि आपने ये कोस्टिंग के अंदर पढ़ा होगा सीए फाइनल में, उसमें आपने पढ़ा होगा जैसे कि 3 मशीन है, मशीन 1 की कैपेसिटी 80 यूनिट्स पर आवर, मशीन 2 की कैपेसिटी है 90 यूनिट्स पर आवर, मशीन 3 की कैपेसिटी है 70 यूनिट्स पर आवर। तो मशीन 3 अपने लिए कांस्टेंट हो गई, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से अपना डिले हो रहा है, उस 70 यूनिट से बन पाएगा अल्टीमेटली फिनिश कोर्स में जाके। अगर ये आपको नहीं पता तो भी इधर से आप नाम ध्यान रख सकते हो। बॉटल नेक की वजह से मतलब बॉटल टाइप कंसेप्ट होता है, जैसे कि बॉटल यूँ होता है ना, ये नेक होता है, ठीक है। आप बॉटल में देख सकते हो तो उसमें क्या होता है, जिस भी मशीन की कैपेसिटी कम है, ऐसी मशीन जो धीरे काम करती है उसकी वजह से हो सकता है कि आपको, क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटीज़ तो फुल कैपेसिटी पर वर्क करिए, पर ऐसी कोई मशीन है जो धीरे काम करती है, वो कम यूनिट्स ही बना सकती है 1 घंटे के अंदर, तो हो सकता है उससे आपका डिले होए फिनिश गुड्स बनने में, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल रिस्क। इंटरनल रिस्क आप देख सकते हो जो ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, यानी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो। सेकंड आता है एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क क्या होता है, अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि हार्ड टू प्रेडिक्टेड और डिफ़िकल्ट टू मैनेज है। जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में देखो तो इन्फ्लेशन, अब आपके बिजनेस के हाथ में तो है नहीं कि देश में कितना इन्फ्लेशन है। पॉलिटिकल फैक्टर्स आप देख सकते हो, बिजनेस रेगुलेशंस, कम्युनल टेंशन, अब कई जगह दंगे हो गए, ठीक है, तो आप उस स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आता है नेचर एनवायरनमेंट फैक्टर्स, कई जगह फ्लड आ गई, नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक आ गया, तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट इंडस्ट्री फैक्टर्स, चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट्स, अब कंज्यूमर की हैबिट्स ही चेंज हो रही है। जैसे कि पहले लोग बाहर खाना खाते थे, अब लोगों ने होम कुकिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस कर दिया, तो ऑलरेडी आपका सेल्स कम हो जाएगी, तो ये आपके लिए ऑलरेडी एक एक्सटर्नल रिस्क है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये हार्ड टू प्रेडिक्ट है, यानी कि आपको पता नहीं है कब कंज्यूमर की हैबिट्स बदल जाए, अचानक कोई सा ट्रेंड फॉलो हो जाता है, तो एक तरीके से डिफ़िकल्ट टू मैनेज है, क्योंकि आप इसको प्रेडिक्ट भी इजीली नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन अपन देख सकते हैं, इंटरनल रिस्क मोर मैनेजेबल देन एक्सटर्नल रिस्क, यानी कि इंटरनल रिस्क को आप एक तरीके से मैनेज कर सकते हो, या क्योंकि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सटर्नल रिस्क हो गया जैसे कि लॉकडाउन, अब इसको आप कोई मैनेज नहीं कर सकते। इंटरनल रिस्क इजी टू प्रिडिक्ट एंड आउटकम कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनेजमेंट। अब ऑलरेडी मैनेजमेंट ने कोई स्ट्रेटजी बना रखी है कि एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देंगे तो कैसे वो डील करेंगे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। पर एक्सटर्नल रिस्क में आपको पता नहीं होता है कौन सा फैक्टर्स, अभी इतने सारे फैक्टर्स है, कौन सा फैक्टर्स कब अराइज हो जाए, तो एक तो यह हार्ड टू प्रेडिक्ट है और इसको मैनेज करने में भी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, रिस्क बेस्ड ऑन नेचर। इसके अंदर अपने पास आता है, एक होता है कंट्रोलेबल रिस्क और एक होता है अनकंट्रोलेबल रिस्क। कंट्रोलेबल रिस्क क्या होता है, रिस्क वेयर द आउटकम कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनेजमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि मैनेजमेंट आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, प्रिवेंट सिस्टम हैक। अब हो सकता है आपका सिस्टम हैक हो जाए बिजनेस में, ठीक है, तो आप पहले से उसके लिए कंट्रोल्स अप्लाई कर सकते हो ताकि आपका सिस्टम हैक नहीं हो। प्रिवेंट लॉस ऑफ कंपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो आप उसके लिए ऑलरेडी कंट्रोल्स अप्लाई कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो ताकि आपका डेटा लॉस नहीं है। सेफ्टी प्रिकॉशंस टू रिड्यूस चांस ऑफ एक्सीडेंट, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी आपने देखा होगा छोटे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये एक तरीके से ऐसी रिस्क होती है कंट्रोलेबल रिस्क जहाँ मैनेजमेंट आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि। उसके बाद सेकंड अपने पास आता है अनकंट्रोलेबल रिस्क। अनकंट्रोलेबल रिस्क क्या होता है, दिस कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनेजमेंट टू रीजनेबल एक्सटेंट, यानी कि इसको मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे कि फ्लड हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, इंटेंशनल डैमेज बाय एम्प्लॉय ने जानबूझ के कोई एम्प्लॉय का कुछ इंटेंशन था गलत करने का, तो उसको ऑलरेडी मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसका कंक्लूजन क्या हो गया, कंट्रोलेबल रिस्क को आप एक तरीके से बोल सकते हो इजी टू प्रेडिक्ट है, ठीक है। जैसे कि इसमें कॉमन सिम्टम्स, जैसे कि आपका सिस्टम हैक नहीं होए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
और चांसेस ऑफ एक्सीडेंट को आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट आता है इसी के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन सोर्स एंड नेचर ऑफ रिस्क। एक तो अपन ने देखा था सोर्स में, तो अपन ने देखा था एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल रिस्क। नेचर में अपन ने देखा था एक होता है कंट्रोलेबल रिस्क एंड अनकंट्रोलेबल रिस्क। अब आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा रिस्क आपका ये रिस्क रिलेशनशिप का डायग्राम है। अगर कोई रिस्क इंटरनल है और कंट्रोलेबल भी है तो उसमें आपका मतलब उसमें लोएस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आप इनको इजी टू प्रिडिक्ट है और आप इसको इजी टू मैनेज कर सकते हो। पर अगर वही कोई रिस्क इंटरनल है पर वो अनकंट्रोलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो उसमें आपका रिस्क हाई रहेगा। और कोई रिस्क एक्सटर्नल है पर वो कंट्रोलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसमें आपका रिस्क लो रहेगा। और कोई रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटर्नल है पर और साथ ही साथ वो अनकंट्रोलेबल भी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसमें रिस्क हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिस्क बेस्ड ऑन स्टेटस। रिस्क बेस्ड ऑन स्टेटस में दो चीज़ें आती है, एक होता है इनहेरेंट रिस्क और सेकंड होता है रेसिडुअल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? रिस्क आर इनहेरेंट इन बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी में आप कोई सा भी बिजनेस करो हमेशा कोई ना कोई रिस्क तो रहती है। और आप रिस्क को कैसे अवॉइड करते हो? जैसे कि कंट्रोल्स को अप्लाई करके, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर के बाहर जनरली सीसीटीवी लगे होते हैं, बिजनेस में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। क्यों? हर एक बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क तो रहती है कि कहीं कोई चोरी नहीं हो जाए, कोई सामान गुम नहीं हो जाए, तो आप क्या करते हो? सीसीटीवी अप्लाई करते हो, ठीक है। तो यानी कि आप बोल सकते हो कुछ हर एक बिजनेस में अपने आप में कोई रिस्क रहती है। और रेसिडुअल रिस्क क्या होता है? रिस्क लेफ्ट आफ्टर अप्लाइंग कंट्रोल्स। आपने कंट्रोल्स को अप्लाई कर दिया फिर भी रिस्क है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, आप कार चला रहे हो, अब आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ठीक है। ये तो एक हो गया कि आपका एक्सीडेंट अगर हो गया तो ये मतलब कोई भी पर्सन कार चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये तो हो गया इनहेरेंट रिस्क। पर रेसिडुअल रिस्क क्या हो जाएगा? आपने कुछ कंट्रोल्स को अप्लाई करा, जैसे कि आप कार चला रहे हो तो आपने सीट बेल्ट लगा रखी, आपने पूरा इंश्योरेंस ले रखा आपका, तो उसके बाद भी कोई रिस्क बाकी रह गई, फिर भी आपका एक्सीडेंट होता है, तो उसको अपन बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है रिस्क बेस्ड ऑन कंसिक्वेंसेस। एक अपने पास आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। इसके अंदर अपन बहुत सारे रिस्क उसको अपन इधर ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। क्या होता है? रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट नेचर, जिसकी वजह से आपका फंडामेंटल बिजनेस इम्पैक्टिंग फंडामेंटल बिजनेस ऑफ कंपनी, इम्पैक्टिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे रिस्क जो आपके बिजनेस के लिए एक सिग्निफिकेंट नेचर की है, जिससे आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ लाइसेंस। अब अगर आपका लाइसेंस ही लॉस हो गया तो आप क्या बेचोगे सामान, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड आता है इमरजेंस ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बाय कॉम्पिटिटर मेकिंग अ प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट। ये सबसे ज़्यादा होता है कोको कोला, पेप्सी, ठीक है। वो क्या करते हैं? हमेशा अपना कुछ प्राइस रिड्यूस करते हैं, कहीं नई स्ट्रेटजी बनाती है हर एक कंपनी, ताकि उससे क्या होता है, अब अल्टीमेटली आप देख सकते हो अगर कस्टमर्स को अल्टरनेटिव प्रोडक्ट पसंद आ गया तो जो मेन कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी तो धीरे धीरे सेल्स कम हो ही जाएगी, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसेबिलिटी इन अ फॉरेन कंट्री विद सिग्निफिकेंट बिजनेस ऑपरेशंस। जैसे कि आप अभी जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हो, वहाँ डिसेबिलिटी, पॉलिटिकल डिसेबिलिटी आप देख सकते हो, वहाँ पे आप ड्यू टू टेररिस्ट अटैक आप वहाँ सामान सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये हो गया स्ट्रेटेजिक रिस्क हो गया, ठीक है। अब अगर मेन आपका बिजनेस मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग जम्मू कश्मीर में था, ऐसी जगह था जहाँ बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होने के चांसेस है, तो वहाँ आप देख सकते हो कि वहाँ आपका अब अगर कोई भी कंपनी वहाँ ऑपरेट कर रही होगी तो उसके लिए ये तो सिग्निफिकेंट नेचर की रिस्क हो जाएगी, ठीक है। सेकंड अपने पास आता है ऑपरेशनल रिस्क। इसका क्या मतलब होता है? रिस्क इम्पैक्ट द मैनर इन विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स एंड डिलीवर्स इट्स प्रोडक्ट सर्विस टू द कस्टमर्स। दे आर ब्रॉडर देन प्रोसेस रिस्क विच फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क। इसका क्या मतलब होगा ऑपरेशनल रिस्क का? जैसे कि ब्रेकडाउन ऑफ क्रिटिकल प्रोडक्शन मशीनरी। आपको एकदम से कस्टमर ने ऑर्डर दिया,
1000 यूनिट्स का, पर जैसे ही आपने मशीन में बनाने गए आपकी मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, मशीन काम करना बंद कर गई, तो उससे क्या होगा, आप सही करेक्ट टाइम पर आप डिलीवर नहीं कर पाओगे फिनिश कोर्स, और उससे क्या होगा, आपका लॉस्ट सेल्स हो सकता है, ठीक है। ऑपरेशनल को आप यूँ बोल सकते हो जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो जनरली होता है, ठीक है। लॉस ऑफ सप्लाई ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल, आपके आगे से सप्लायर ने माल भेजा ही नहीं रॉ मटेरियल का, तो अब आप कस्टमर का डिमांड कैसे फुलफ़िल करोगे। क्वालिटी डेटरेशन यानी कि रिकॉल कॉस्ट, गलती से आपने थोड़ा सा, अगर जैसे कि ये सबसे ज़्यादा होता है फ़ोन के केस में, अगर एप्पल कंपनी ने गलती से मान लो अगर गलत बैटरी डाल दी फ़ोन में, उसकी वजह से फ़ोन ब्लास्ट होने के इश्यूज आ गए, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी डेटरेशन यानी कि वापस से रिकॉल करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, और उसकी एक अलग कॉस्ट आएगी, फिर कस्टमर को रिप्लेस करके देना पड़ेगा प्रोडक्ट, तो आप ये समझ सकते हो। उसके बाद अपने पास आता है ब्रांड रेपुटेशन रिस्क। ब्रांड रेपुटेशन रिस्क का क्या मतलब होता है, रिस्क विच हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ टैनिशिंग द इमेज ऑफ कंपनी, ऐसे रिस्क जिसकी वजह से आपकी इमेज ख़राब हो जाए, जैसे कि ये हुआ था मैगी के केस में, आपने देखा होगा मैगी में 2015 के करीब लीड ज़्यादा पाया गया था, ठीक है, तो उसकी वजह से पूरे नेस्ले कंपनी की ब्रांड ख़राब हो गई थी, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ अनएथिकल डीलिंग्स ऑफ कंपनी इन द मीडिया, इसके एग्जांपल है एलिगेशन बाय कॉम्पिटिटर, अनएथिकल डीलिंग्स जैसे कि अडानी के केस में हुआ था। अडानी कंपनी क्या कर रही थी, कुछ अनएथिकल वे से डील कर रही थी, और ये बात मीडिया ने एक्सपोज कर दी, और जिस दिन ये बात एक्सपोज करी थी उस दिन अडानी के शेयर्स 20% तक गिर गए थे, 15 to 20% तक डाउनफॉल आ गया था, ठीक है। फोर्थ आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिस्क। इसका क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। अगर आपसे किसी ने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी ये सब ख़रीदा, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस आपकी अच्छी नहीं है, पुअर है, तो उससे क्या होगा, आपके लिए अगली बार कस्टमर वो आपकी दुकान से सामान नहीं खरीदेगा, क्यों, क्योंकि आपकी आफ्टर सेल सर्विस है पुअर है, या फिर आप जो कस्टमर को प्रॉब्लम आ रहा है आप उसका डिले सॉल्यूशन कर रहे हो। कस्टमर ने बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, उसने वो बैंक ने जैसे कि मान लो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा, एक हफ्ते बाद करा, तो उससे क्या होगा, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो अगली बार हो सकता है वो आपकी जगह दूसरी दुकान से सामान ले ले, ठीक है। फिफ्थ आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंपनी, जैसे क्या हो गया, डीलिंग इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स। अब आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो, तो हो सकता है आज $1 की रेट 83, हो सकता है बाद में $1 की रेट हो जाए 87। आपने कोई लोन लिया हो US से, तो आपने 83 की रेट से लिया होगा, बाद में चुकाना पड़ेगा, तो हो सकता है बाद में आपको ज़्यादा अमाउंट चुकाना पड़े, तो एक तरीके से ये आपका हो गया फाइनेंशियल रिस्क हो गया। 6 पॉइंट होता है लॉस एंड रेगुलेशंस, कंप्लायंस रिस्क। इसमें क्या होता है, इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स, जैसे कि अगर आपने लॉस एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करा तो हो सकता है आप पर फाइन्स इम्पोज करे गवर्नमेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है चैलेंजेस बाय कॉम्पिटिटर फॉर वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि किसी के कॉपीराइट प्रोडक्ट का उसका आपने यूज़ करा, तो हो सकता है उसके बाद आपको कुछ एलिगेशंस फेस करने पड़े, तो ये सब आ गया लॉस एंड रेगुलेशंस यानी कि कंप्लायंस रिस्क। सेवेंथ आता है नॉलेज रिस्क, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर, यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन परचेज सेल ऑफ बिजनेस। अब आप किस रेट पर एग्जैक्टली परचेज करते हो रॉ मटेरियल, किस रेट पर सेल करते हो फिनिश गुड्स, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, मतलब पूरा किस रेट पे आप कितना प्रॉफिट आप कमाते हो, ये सब अगर दूसरी कंपनी को पता चल गया तो एक तरीके से ये आप बोल सकते हो नॉलेज रिस्क है। थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड थ्रू R&D, आपने R&D की इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंफॉर्मेशन कोई दूसरी कंपनी के हाथ लग गए, तो ये नॉलेज रिस्क है। 8 पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क क्या होता है, अलाउ अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर वायरस अटैक आप बोल सकते हो। जैसे कि आप बैंक में सबसे ज़्यादा होता है कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अगर यानी कि जितना आपको एक्सेस दे रखा है उससे ज़्यादा भी आपको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, यूँ होना चाहिए। एम्प्लॉय को आपने जितना एक्सेस दे रखा है
उतना ही दिखना चाहिए। टेक्नोलॉजी रिस्क हो गया, किसी को अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल गया तो हो सकता है वो अननेसेसरी आपकी डेटा में चेंजेस कर दे, वायरस अटैक, ये सब टेक्नोलॉजी रिस्क में आते हैं। उसके बाद 9th आता है HR पीपल रिस्क। इसमें क्या होता है, रिस्क ऑफ मिसमैच ऑफ पीपल स्किल्स विद जॉब्स असाइंड, जैसे कि पुअर स्टाफ ट्रेनिंग, सडन डिपार्चर ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल विद क्रिटिकल स्किल्स। तो HR पीपल रिस्क में आप बोल सकते हो जैसे कि आपने गलत एम्प्लॉय को, जैसे कि आपने कोई साइंस वाले जिसका सब्जेक्ट साइंस था, आपने उसको मार्केटिंग का काम दे दिया, तो सेल्स मार्केटिंग में जो एक्सपर्ट है आपको उसी का ही वो काम देना चाहिए, ठीक है। MBA वाला ज़्यादा ही सही तरीके से काम कर सकता है सेल्स मार्केटिंग। टेक्नोलॉजी वाले को IT बैकग्राउंड जिसका, उसको देना चाहिए, ठीक है। 10th आता है लोकेशन ज्योग्राफी रिस्क। इसका क्या मतलब होता है, नीड टू ओपन आउटलेट्स थ्रू आउट कंट्री, ठीक है। अब ज्योग्राफी रिस्क यानी कि आप दूसरी सिक्योरिटी थ्रेट इन टेररिस्ट प्रोन स्टेट, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ आप देख सकते हो ज्योग्राफी रिस्क है। उसके बाद आता है 11th फ्रॉड रिस्क। फ्रॉड रिस्क क्या होता है, कोई इंटेंशनल एक्ट करे यानी कि कोई जानबूझ के करे, उसको अपन बोलते हैं फ्रॉड रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है, ऑडिटर ने इनकरेक्ट ऑडिट कंक्लूजन्स निकाले यानी कि ऑडिटर आपके बिजनेस पर फ्रॉड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। पुअर एग्जीक्यूटेड ऑडिट वर्क, ऑडिटर ने सही तरीके से काम नहीं करा, ऑडिट वर्क पुअर क्वालिटी का करा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है टेक्निक्स टू मैनेज रिस्क। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 पॉइंट आते हैं। एक होता है अवॉइडेंस, एक होता है रिटेंशन, एक होता है ट्रांसफ़र और एक होता है हेजिंग। अवॉइडेंस, अब आप किस तरीके से बिजनेस के अंदर रिस्क को मैनेज कर सकते हो। पहला पॉइंट है अवॉइडेंस, यानी कि नॉट टू एक्सेप्ट प्रपोजल विच इज़ रिस्क प्रोन। किसी भी इन्वेस्टमेंट, कोई किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर रिस्क ज़्यादा है तो आप ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट मत करो, ये होता है अवॉइडेंस। सेकंड होता है रिटेंशन। रिटेंशन होता है एक्सेप्ट लॉस इफ अकर्स इन रिस्की प्रपोजल वेयर देयर आर नो अदर अल्टरनेटिव्स टू अवॉइड रिस्क, यानी कि आप लॉस को एक्सेप्ट कर लो अगर रिस्की प्रपोजल में, यानी कि ज़्यादा अगर आपको रिटर्न कमाना है तो उसके बाद तो उसमें आपको ज़्यादा रिस्क लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है रिटेंशन। एक्सेप्ट लॉस इफ अकर्स इन रिस्की प्रपोजल व्हेन देयर आर नो अदर अल्टरनेटिव्स टू अवॉइड रिस्क। आपके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है रिस्क को अवॉइड करने का, तो उसके बाद आपको वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और अगर लॉस होता है तो भी आप उसको एक्सेप्ट कर लो। थर्ड होता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफ़र रिस्क टू अनदर पार्टी, शिफ्ट रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स। जैसे कि आप इंश्योरेंस ले सकते हो, उसमें आप उसको लेकर आप अपना रिस्क को ट्रांसफ़र कर सकते हो। फोर्थ होता है हेजिंग, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क वेयर रिस्क इज़ नॉट अवॉइडेबल। जहाँ आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते तो आप रिस्क को रिड्यूस करो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक आप हेजिंग का कंसेप्ट आप CA फाइनल AFM में पढ़ोगे तो उसमें और अच्छे से आपको पता चलेगा। उसके बाद अपने पास कुछ लाइंस आती है जो कि आप देख सकते हो, MCQ पर्पज से सिर्फ आप रीड कर सकते हो। जैसे कि दे रखा है, प्रोफेसर फ्रैंक नाइट ने क्या करा था, उसने पहली बार बताया था रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों एक अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी। अनसर्टेनिटी में क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है। उसके बाद एक और पॉइंट आपको दे रखा है फ्रॉड रिस्क। फ्रॉड रिस्क आपको स्टैंडर्ड और इंटरनल ऑडिट SIA 11 में बता रखा है फ्रॉड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में एक तो अपन को पढ़ना है इंपॉर्टेंस और एक होता है ऑब्जेक्टिव्स। इंपॉर्टेंस में 3 इंपॉर्टेंस दे रखा है रिस्क मैनेजमेंट का। पहला, इंटीग्रल टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। अगर आप सही तरीके से रिस्क को मैनेज करोगे तो आप सही तरीके से डिसीजन ले सकते हो। हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मिनिमाइज लॉसेज एंड मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिसरप्शंस। अगर आपने सही तरीके से रिस्क को मैनेज करा तो आपका फाइनेंशियल लॉस भी कम होगा और ऑपरेशनल डिसरप्शंस यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज़ पर भी ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। उसके बाद अपने पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। पहला, प्रोटेक्ट एसेट्स, रेवेन्यू एंड पर्सनल फ्रॉम रिस्क। अगर आप सही तरीके से रिस्क को मैनेज करते हो तो आपके एसेट्स भी सेफ रहेंगे, रेवेन्यू भी आपका लॉस नहीं होगा, और पर्सनल यानी कि ह्यूमंस वो भी रिस्क से सेफ रहेंगे। सेकंड आता है रिड्यूस रिस्क रिलेटेड कॉस्ट एंड एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी, और इन सब से आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही।
अगर आप, क्योंकि आपका लॉस होगा नहीं तो। उसके बाद थर्ड पॉइंट में दे रखा है इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। तो अगर कल को अगर आपके बिजनेस में लॉस भी हो गया तो आपका बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करा था। उसके बाद आता है रिस्क को कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। पहले आइडेंटिफाई करो आपके बिजनेस में कौन कौन से रिस्क है। सेकेंड, उसका इम्पैक्ट देखो किस पर कितना इम्पैक्ट आएगा। थर्ड, उसके बाद आता है उसकी वजह से आप इम्प्लीमेंट करो कंट्रोल मेजर्स। जहाँ जिस पे बिजनेस में आपका ज़्यादा रिस्क है वहाँ आप ज़्यादा कंट्रोल को अप्लाई करो। सेकंड है रिक्वायर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू एंश्योर इकोनॉमिक फैसिबिलिटी। तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे देख सकते हो कि आपको इधर कितना रिस्क मैनेज करना है। ठीक है, बाय वे ऑफ इंश्योरेंस आप देख सकते हो, जहाँ ज़्यादा आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉर सीए। पहला, सीए एज अ मैनेजर क्या करता है, कैन सर्व बोर्ड मेंबर, सीईओस और चीफ रिस्क ऑफिसर सीआरओ रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स। सीए एज एन ऑडिटर क्या करता है, इंटरनल ऑडिटर क्या करते हैं, इवेलेट एंड एनहांस रिस्क प्रोसेस। और एक्सटर्नल ऑडिटर देखता है कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो करें। और सी एज अ कंसल्टेंट आप एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हो कि इन असेसमेंट एंड मिटिगेशन, हाउ टू अवॉइड रिस्क, इन सब में आप अपना एडवाइस दे सकते हो। सपोर्ट बिजनेस इन इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स। ये सब अपन अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। अब अपन देख लेते हैं इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू। ये एमसीक्यू जो मैंने दिए हैं वो आपके जो आईसीआई के लेक्चर्स है 20 आवर्स के, उसमें जो एमसीक्यू आपसे पूछे गए थे वही एमसीक्यू मैंने दे रखे हैं। ठीक है, तो कोई नए एमसीक्यू नहीं है, आपके साथ साथ जो लेक्चर में दे रखे हैं एसपीएम में उसी को ही मैंने इधर कवर करा है। क्वेश्चन नंबर 1 है रिस्क अराइजिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स और फ्रॉम कंपनी आउटसाइड मैटर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्लाइमेट कंडीशंस, टेक्नोलॉजी चेंजेस आर एग्जांपल्स ऑफ। ये आपको पता है एक्सटर्नल रिस्क का एग्जांपल है, क्योंकि इसको आप ना ही ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्सटर्नल रिस्क। उसके बाद सेकंड आता है वाइल ड्राइविंग अ कार द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। आप कार चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये तो इनहेरेंट रिस्क है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। उसके बाद आप हेलमेट लगाते हो, उसके बाद भी जो रिस्क रहती है उसको बोलते हैं अपन रेसिडुअल रिस्क। थर्ड आता है डिले इन रेज्यूमिंग ऑपरेशंस कैन लीड टू डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स एंड लॉस ऑफ क्लाइंट आर एग्जांपल्स ऑफ। यानी कि आप डिले कर रहे हो तो उससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये, और लॉस, क्लाइंट भी लॉस हो रहा है। तो आपके ऑप्शन में दे तो नहीं रखा ब्रांड रेपुटेशन रिस्क, ये आपको दे रखा है, ये आपके लिए हो जाएगा। एक तो अपने लिए होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिस्क, तो या जब आपको ऑप्शन में दे नहीं रखा तो आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, क्योंकि आप अपना ऑपरेशंस में भी डिले कर रहे हो, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा है, साथ ही साथ में आपका क्लाइंट भी लॉस हो रहा है। ये पॉइंट भी आपको दे रखा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्रांड रेपुटेशन रिस्क, ब्रांड रेपुटेशन इम्पैक्ट। ठीक है, अगर यहाँ लॉस ऑफ क्लाइंट नहीं देते तो अपन देखते हो दूसरा ऑप्शन भी हो सकता था, क्योंकि ऑलरेडी अपन कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिस्क अलग से पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, पर यहाँ लॉस ऑफ क्लाइंट भी दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दे रखा है, बाय प्रायोरिटाइजिंग कंप्लायंस कंपनीज कैन प्रोटेक्ट देयर वाइल इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। आप कंप्लायंस को इंश्योर कर रहे हो कि आपने सारे कंप्लायंस करे, तो इससे क्या होगा, आपका रेपुटेशन भी बढ़ेगा, रेपुटेशन लॉस नहीं आएगा, फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी भी सही रहेगी, मार्केट पोजीशन भी ख़राब नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल। फिफ्थ है डैश आर इंटरेस्टिंग टू ऑल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टेम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज मार्केट डायनामिक्स, इकोनॉमिक शिफ्ट्स, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। डैश आर इंटरेस्टिंग टू ऑल बिजनेस, सारे बिजनेस में होती है, और एंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ आप देख सकते हो एक इन्वेस्टमेंट आ गया, तो इसलिए ये हो जाएगा फाइनेंशियल रिस्क। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है प्राइमरी तो थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्लियरिंग ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू कंट्रोल क्लियरिंग हाउसेस हेल्प्स टू रिड्यूस। अब क्लियरिंग हाउसेस ये एक आपने पढ़ा नहीं होगा, इसका आंसर है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, अदर पार्टी ने अगर फुलफिल नहीं करा ऑब्लिगेशन तो हो सकता है आपका, तो हो सकता है आप पर रिस्क आ जाए।
तो इसलिए क्लियरिंग हाउसेज होते हैं, ठीक है, सेंट्रल क्लियरिंग हाउसेज होते हैं, वो एक्ट एज इंटरमीडियरी रोल प्ले करते हैं। यानी कि सामने वाली पार्टी ने अगर अपना फुलफ़िल नहीं करा ऑब्लिगेशंस तो भी आप पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि क्लियरिंग हाउसेस होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप शेयर में देख सकते हो इंटरमीडियरी होते हैं ना, ब्रोकर, वो इंश्योर करते हैं बाय सेल वगैरह। तो सेम आप देख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क को आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो, अगर थर्ड पार्टी ने, सामने वाली पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करने से मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी, तो उसको अपन बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आपको दे रखा था इसलिए बता दिया। अब आप क्या कर सकते हो, अपने बुक के एग्जांपल को खोज, जो भी आपके आईसीई मॉड्यूल में एमसीक्यू दे रखे हैं उसको आप ओपन कर सकते हो सकता है आपको इधर क्लियर नहीं दिख रहा हो। अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो आप अपने आईसीई मॉड्यूल में एमसीक्यू दे रखे हैं, आप अपन उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ अ फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल रिस्क। तो कौन सा इंटरनल रिस्क का एग्जांपल है। इंटरनल रिस्क का एग्जांपल हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो जनरल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। थर्ड में आपको दे रखा है फ्रॉम पीपल फैक्टर सच एज एम्प्लॉय स्ट्राइक, आप इसको इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियंस, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज, एक्सीडेंट्स इन द फैक्ट्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, डी है एनवायरनमेंट फैक्टर्स। एनवायरनमेंट फैक्टर्स को ऑलरेडी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड एमसीक्यू में दे रखा है, विच ऑफ अ फॉलोइंग रिस्क कैन बी परसीव टू बी मोर मैनेजेबल। कौन से रिस्क को आप मोर मैनेजेबल समझोगे। पहला फ्लड आ गया, टेररिस्ट अटैक, एग्रीव्ड एम्प्लॉयज़। थर्ड का मतलब है इंटेंशनल एक्ट बाय एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय ने जानबूझकर आपका नुकसान कर दिया, तो इसको भी आप मैनेज नहीं कर सकते। ए बी सी नहीं होगा। डी में क्या दे रखा है, टेक्नोलॉजी डिप्लॉय टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट फीचर्स टू गेट अ बेटर टू इवॉल्व कंज्यूमर डिमांड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजी। थर्ड एमसीक्यू में दे रखा है, इमरजेंस ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बाय कॉम्पिटिटर बाय मेकिंग कंपनीज प्रोडक्ट ऑब्सोलीट प्राइमरी इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्क। ये ऑलरेडी अपन आज की क्लास में ही समझे स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है, ठीक है। हर एक कंपनी की स्ट्रेटजी होती है कि जैसे कि कोलगेट, पेप्सोडेंट हमेशा देखते हैं कि कैसे दूसरी कंपनी का माल नहीं बिके, ठीक है। कोलगेट चाहती है कि सिर्फ हमारा माल बिकना चाहिए, वो हमेशा स्ट्रेटजी बनाते हैं, ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। फोर्थ आता है, चैलेंजेस बाय कॉम्पिटिटर फॉर वायलेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्राइमरी इज एन एग्जांपल ऑफ। आपने क्या करा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि कुछ कॉपीराइट वगैरह इन सब का वायलेशंस करा, तो इससे क्या होगा, आपको कंप्लायंस रिस्क, लॉज एंड रेगुलेशंस, ये सब आपको फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको दे रखा है, डैश इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग द लॉस एज देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू अवॉइड द रिस्क। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते और आप एक्सेप्ट कर लोगे लॉस को। इसको बोलते हैं बी रिटेंशन ऑफ रिस्क, यानी कि आप रिस्क को ऐसे ही रख रहे हो, ठीक है। तो ये अपन ने देखा, पूरा चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है। आप इसको डिटेल में भी बोल सकते हो, डिटेल लेक्चर बोल सकते हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर बोल सकते हो। इन शॉर्ट नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ही अपना चैप्टर नंबर 1 पूरा हो गया। सिर्फ आप एक वीडियो देखोगे, बुक की कोई लाइन नहीं पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना वीडियो को। थैंक यू।